Good morning, all of you. How are you? I think you will be all right at your home. As you know that I am your research teacher संदीप कुमार. आज मैं इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम द मॉडर्न पीरियड है उसका मैं आज सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ. कल जैसा कि आप लोग ने कल पढ़ा सोर्सेस ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा, आपका लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ा, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इस सब चीजों के बारे में पढ़ा. आज हम लोग राइज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. राइज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में का मतलब होता है पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ. ठीक है. कहता है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द यूरोपियन कंट्री द लैंड वाज अंडर वेरियस फ्यूडल लॉर्ड्स हु वर पावरफुल. They collected taxes and imposed fines on farmers and lived a life of luxury. कहता है ना कि जो यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति होने के पहले लैंड वाज अंडर मतलब जो भूमि जो था किसके अधीन था? फ्यूडल के अधीन था. फ्यूडल किससे कहते हैं? फ्यूडल होता है मतलब सामंतों के. फ्यूडल उससे कहते हैं जिसके पास ह्यूज लैंडेड प्रॉपर्टी मतलब उसके पास अत्यधिक मात्रा में क्या होगा भूमि उसके पास इस संपत्ति हो. जो क्या करता था दैट जनरेट्स इनकम, उससे क्या करता था उससे आय प्राप्त होता था. तो कहता है कि औद्योगिक क्रांति होने से पहले यूरोपियन देशों में होने से पहले भूमि जो था बहुत सारे फ्यूडल जो लॉर्ड्स होते थे जो स्वामित्व के अधीन था वो जो कि पावरफुल थे बहुत शक्तिशाली थे. वे क्या करते थे ना दे कलेक्टेड टैक्सेस वो लोग कर वसूलते थे और किसानों पर क्या करते थे उस पर फाइन करते थे उस पर उसको कर क्या करते थे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उस पर वसूलते थे. आई लिव द लाइफ ऑफ लग्जरी और अपना जो जीवन होता था ना विलासतापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे. आफ्टर द अराइवल ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम ए न्यू कोलैप्स ऑफ पीपल वर द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री. लेकिन जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम आने लगा का आगमन हुआ एक नए वर्ग का उदय हुआ. ठीक है. हु वर द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री जो क्या थे फैक्ट्रियों के क्या थे स्वामी थे मालिक थे. दिस पीपल कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ देयर गुड्स. वो लोग क्या करते थे ना वो लोग करते थे अपने जितने भी आपका प्रोडक्शन था उत्पादन को क्या करते थे सेल थे ऑफ देयर गुड्स अपने सामानों को उत्पादन करते थे वो नियंत्रण करते थे और साथ ही साथ बेचते थे. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए they came to be known as capitalist and thus capitalists found issue. मतलब इससे इस तरह से क्या हुआ कैपिटलिस्ट के मतलब क्या हुआ पूंजियों का क्या हुआ पूंजीवादियों का क्या हुआ आगमन हुआ. एंड thus तब कैपिटलिस्ट फाउंड इट्स रूट्स और तब पूंजीवाद ने है अपना जो रूट है जो जड़ है उसको फैला दिया. they paid very less wages to their workers and exploited them in the numerous way. they raised two distinct groups of people, the capitalists who had money and all comfort and the workers who worked hard yet did not earn much money. कहता है नहीं वो क्या करता था ना they paid very less wages to their workers. वो क्या करता था वर्कर्स को बहुत कम वेतन देता था and exploited और अलग अलग रूप से उसका क्या करता था शोषण करता था और इसलिए लोगों को दो संप्रदाय में बट गया. the capitalist who had money and all comfort. एक था पूंजीवादी वर्ग जो बहुत उसके पास क्या होता था संपत्ति होता था उसके पास पैसा होता था उसके पास धन होता था. एक दूसरा होता था वर्कर कार्यकर्ता कार्य करने वाला जो क्या होता था वर्क हार्ड जो कड़ी मेहनत तो करता था लेकिन साथ ही साथ फिर भी इसके बावजूद भी वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता था. अब कहता है रेजिनेंस एंड रिफॉर्मेशन. रेजिनेंस एंड रिफॉर्मेशन रेजिनेंस एंड रिफॉर्मेशन का मतलब होता है पुनर्जागरण और सुधार. ठीक है. द मेडिएवल पीरियड इन यूरोप इन कंसीडर्ड अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड एंड बारबेरिक. द वर्ड रेजिनेंस मींस रीबर्थ. इट इज रिलेटेड टू द रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर.
कहता है कि जो मध्यकालीन जो समय था यूरोप का, उसे असभ्य कहा जाता था, असंस्कृति कहा जाता था, बराबेरी कहा जाता था। मतलब उनको मतलब समझने की शक्ति नहीं था, मतलब कहने का मतलब असभ्य लोग थे। द वर्ड रेजिनेंस मीन्स रिबर्थ, और जो वर्ड रेजिनेंस का मतलब होता है उसका मतलब होता है पुनर्जागरण। क्या होता है? पुनर्जागरण। इट इज रिलेटेड टू द रिबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर। किसका रिबर्थ हुआ? इट इज रिलेटेड, ये संबंध रखता है किसके पुनर्जागरण से? कला और साहित्य के जागरण से। The beliefs of Renaissance held the view that knowledge does not exist only religious sculptors. कहता है उनका मानना था कि पुनर्जागरण का जो व्यू है केवल क्या नॉलेज डजंट, केवल जो ज्ञान है केवल धार्मिक जो होते हैं रूपों में नहीं मौजूद था, बट वन कैन गैदर इट बाय एक्सपेरिमेंट एज वेल। दूसरे रूप से इसे क्या करते हैं? नए नए प्रयोग करके इसे भी क्या कर सकता है? इकट्ठा किया जा सकता है। People were asked to judge and accept things in the light of reason. लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि उसकी चीजों को प्रकाश में क्या किया जाए, उस चीजों को मतलब सत्य की रोशनी में उसको क्या किया जाए? खोजा जाए। They questioned the beliefs of the church about the world. ये लोग क्या करते थे? चर्च के विश्वासों पर क्या करते थे? प्रश्न चिन्ह लगाते थे। Society universe in God. Thus advanced scientific instrument and machine पे इस प्रकार से अब क्या हुआ? जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, वैज्ञानिक जो इंस्ट्रूमेंट्स था, मतलब वैज्ञानिक जो उपकरण था और मशीन जो था, मतलब मशीन का अब उदय हुआ। The new spirit of inquiry opposed the practices of the church. अब नई जो भावना हुआ वो क्या कर चर्च के बारे में क्या हुआ? अपोज किया, विरोध किया। They paved the way for a movement that aimed at reforming the church. उन्होंने क्या किया कि चर्च में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, सुधार के रूप में होना चाहिए। This movement was called the Reformation. और यही जो मूवमेंट जो था, जो घटना था, इस सुधार के नाम पे, रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान से जब सुधार की जब बात हुई तो बहुत सारी चीजों का नया नया क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें न्यू इन्वेंशंस होता था, नया आविष्कार क्या हुआ इस काल में, ये देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मेनी साइंटिफिक विजन। अब जो नया नया चीजों की भावना से वो क्या क्या नया प्रेरित किया, क्या अलग अलग चीजों को वैज्ञानिक इन्वेंशन, नए नए चीज का आविष्कार हुआ। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यू आइडिया थ्रू प्रिंटेड मटेरियल। अब जो प्रिंटिंग प्रेस के जो आविष्कार होने से क्या हुआ? नए नए विचारों का क्या हुआ? नए नए विचारों का रूप लेने लगा, अलग अलग प्रभाव उसका पड़ने लगा। पीपल टू इंटरेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। लोग अब अलग अलग जीवन, मनुष्य के जीवन के अलग अलग संभावनाओं में क्या लेने लगा? आनंद लेने लगा। पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर, थिएटर एंड म्यूजिक कैप्चर द लिटरेचर। पेंटिंग, साहित्य, थिएटर, ये सब जितने हैं और संगीत, ये सब चीजें अलग अलग लोगों को क्या करने लगा? बांधने लगा, उसमें अब इंसान रुचि लेने लगा। The famous universities became the centers of learning. अब अलग अलग जो विश्वविद्यालय हो गए वो केंद्र शिक्षा का क्या हो गया? मतलब सीखने का अब केंद्र बन गया। अब व्योजिज कहता है, व्योजिज मीन्स होता है समुद्री यात्रा। The invention of the marine compass, अब जो मैरिन कंपास के इन्वेंशन से and the quality improvement is ship building and cartography improve the prospect of long sea voyages. उसके ऐसे करने से क्या हुआ? अब लोग लंबे लंबे समुद्री द्वी यात्रा तय करने लगे। एक्सप्लोरर्स लाइक, अब कैसे नाविक जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा एंड फ्रैंकलिन मैगलिन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट्स टू द वेस्ट एंड एट द ईस्ट। ये सब जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वास्को डी गामा था और मैगलिन जो समुद्र के चारों ओर चक्कर लगाकर उन्होंने क्या किया? नए नए सी रूट, समुद्र के रास्तों को पता लगाया। किससे? टू द वेस्ट एंड ईस्ट, पूरब से लेकर पश्चिम तक। न्यू प्लेसेज वर डिस्कवर्ड एंड ट्रेड सैटेलाइट्स वर सेट अप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। कहता है कि अब नए नए जगहों का क्या कर लिया गया? खोज कर दिया गया, खोजा गया। एंड ट्रेड सैटेलाइट्स वर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरिया। और व्यापारिक जो केंद्र जो था वो अलग एशिया के अलग अलग हिस्सों में क्या होने लगा? स्थापित होने लगे, जैसे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। अब आगे आपको कहता है क्लोनाइजेशन। क्लोनाइजेशन का मतलब होता है औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण कहते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंग्लैंड इज इंक्रीज्ड एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कहता है कि जैसे परिणाम के स्वरूप औद्योगिक क्रांति हुआ, अब इंग्लैंड का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हुआ बढ़ने लगा थोड़े ही समय में, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय उसकी जो उत्पादन होने लगा उसमें क्या होने लगा? उसमें वृद्धि होने लगा।
They need to control territories that will serve as market for the production, resulted in the colonization of many non-European countries by England. अब क्या होने लगा, उनके छोटे छोटे प्रदेशों में क्या होने लगा, न्यूटो को उसको क्या करने लगा, नियंत्रण करना चाहे, जिसके कारण क्या हो सके, उनके जो बनाए हुए जो उत्पादन जो होते थे उसको क्या बाजार मिल सके। जाहिर सी बात है कि जब उतना बड़ा उत्पादन होगा तो कहीं बेचने के लिए मार्केट की तो आवश्यकता होगी, उसको प्रदेश की आवश्यकता होना चाहिए, होगी ना। अब क्या करने लगा इंग्लैंड, जो छोटे छोटे जितने भी थे टेरिटरीज हैं उस पर क्या करने लगा, वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहने लगा, जिससे उसके मार्केट में जो उत्पादन होता था उसको मार्केट में उसको सही मूल्य मिल सके और उसको आसानी से सुविधा मिल सके। That was how India became a colony। इस तरह से इंडिया जो है क्या हुआ, इंग्लैंड का कॉलोनी बन गया, औपनिवेशिक बस्ती बन गया। Several European countries managed to establish their political control over large areas around their trade channel in different countries all over the world। कहता बहुत से यूरोपियन देश जो इस्टेब्लिश जो अपना क्या किया ना, इस्टेब्लिश अपना स्थापित किया, राजनीतिक नियंत्रण किया किस पर, ओवर लार्ज एरियाज अराउंड देयर ट्रेड चैनल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर। संसार के अलग अलग हिस्सों में, के अलग अलग देशों में क्या करने लगा, यूरोपियन कंट्री जो था उस पर अधिपत्य स्थापित करने लगा, जिसके कारण उसको उपनिवेश बनाया जाए। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी छोटे राष्ट्र पर, चाहे व्यापारिक गतिविधि से या अन्य राजनीतिक गतिविधि से, उस पर अपना क्या है वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड, उससे क्या करते हैं, औपनिवेशिक करने लगा। अब यूरोपियन कंट्री में इंग्लैंड के तो उत्पादन बढ़ने लगा, तो इंग्लैंड का जब उत्पादन बढ़ने लगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट उसकी आवश्यकता थी। तो मार्केट करने के लिए क्या किया, इंग्लैंड के छोटे छोटे टेरिटरीज जो थे उसमें क्या किया ना, वो कंट्रोल करना चाहा, जिससे उससे क्या हो, उत्पादन तो बढ़ेगा, साथ ही साथ एक सही जगह मार्केट के लिए मिलेगा तो आसानी होगी। उसी तरह से उस तरह क्या किया कि जो यूरोपियन कंट्री के जो थे अधिकांश देश जो थे वो छोटे छोटे आपको देशों पर वो क्या करने लगा, उस पर अधिपत्य स्थापित करने लगा, उस पर नियंत्रण करने लगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, जिन पर उनका व्यापार क्या हो, ट्रेड हुआ, ट्रेड जो है स्थापित हो सके। These areas came to be known as colonies and the process of acquiring colonies was known as colonization। कहता है कि these areas came to be known as colonies, और यही जो एरिया जो था कॉलेज के नाम से मतलब कॉलेज कहलाने लगा। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनी वाज नोन एज कॉलोनाइजेशन, और जो प्रोसेस जो पद्धति था, जिस प्रकार पद्धति से कॉलेज को प्राप्त किया जाने लगा, उपनिवेश उसको बनाया लगा जाएगा, बस्ती के रूप में उसको बनाया जाने लगा, इससे क्या कहने लगा, कोलोनाइजेशन मतलब औपनिवेशीकरण कहने लगा। A country which is ruled by A country which is ruled by another country was called a colony of the country that ruled it। कहता है कि जब कोई शक्तिशाली, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई शक्तिशाली किसी छोटे राष्ट्र पर उस पर क्या करने लगता है, उस पर शासन अधिपस्त करने लगा है, ठीक है, अनदर कंट्री वाज कॉल्ड ए कॉलोनी, और वह उस देश का क्या कहलाने लगता है, जिस पर अधिपस्त स्थापित होता है वो कॉलोनी कहलाता है। जैसे इंडिया कहा जाने लगा था कॉलोनी, किसका, ब्रिटिश का, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या किया, शासन स्थापित किया, और अलग अलग पॉलिटिकल गतिविधि से, राजनीतिक गतिविधि से, व्यापार के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटिव के माध्यम से वो हमारे देश पे क्या किया, कुछ शासन किया, उससे भारत क्या बनाया, कॉलोनी बनाया, किसका, ब्रिटिश का बना, जिससे कारण क्या हुआ, उसका ये सब चीज इसलिए हुआ क्योंकि भारत वो चाहता था कि भारत छोटे छोटे ब्रिटिश जो कंट्री चाहता था कि ऐसे ऐसे मार्केट बनाए जहां पर इसकी हमारे कच्चे मालों की सही कीमत मिले, और भारत से बढ़िया कौन था, यहाँ पर से कच्चा माल भी यहाँ पर से लेता था, और वही चीज अपने फैक्ट्रियों में बनाकर यहाँ पर लाकर उसे उचित दामों पर मिल जाता था, जिससे उसे दो फायदा होता था, साथ ही साथ एक कच्चा माल भी प्राप्त हो जाता था, उसको फैक्ट्री में मिल जाते भी थे, और साथ ही साथ उसको एक भारत के रूप में एक अच्छा सा कॉलोनी और मार्केट भी मिल गया, जिससे उसके बिजनेस को मुनाफा हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति थी, वहां पर कच्चे माल ज्यादा मात्रा में होता था, साथ ही साथ क्या होता, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा था, प्राकृतिक संसाधन था ज्यादा था, जैसे किस रूप में, कोल के रूप में था, कोयला के रूप में, आयरन के रूप में था, जो कि इंडस्ट्रीज के औद्योगिकरण के लिए बहुत उपयोगी था। वही साथ ही साथ वहां पर एक स्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट था, कहने का मतलब अस्थायी सरकार होती है, जिसको एक अस्थायी सरकार में फायदा ये होता है कि उसको एक नई सोच, नई रूपरेखा तैयार करने में काफी हद तक मदद होती है, जो कि उसके लिए भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ उनके क्या था, इंग्लैंड गॉट चीप रॉ मटेरियल्स, हम पहले भी बता चुके हैं कि इंग्लैंड सस्ते कच्चे पदार्थों को क्या करता था, लेता था, उससे भी फायदा होता था। आगे देखते हैं।
द रूलिंग कंट्री वाज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव कंट्री। ब्रिटेन, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली एस्टैब्लिश्ड द कॉलोनी एशिया। अब जैसा कि हमने पढ़े हैं कि ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, स्पेन ने, फ्रांस, इटली ने क्या किया, एशिया को अपना क्या कॉलोनी बनाया, उपनिवेशिक बस्ती बनाया, अफ्रीका एंड लैटिन। जापान वाज द ओनली एशियन कंट्री टू बिकम एन इंपीरियल पावर, अदर्स वेर ऑल यूरोपियन कंट्रीज। जापान केवल एक ऐसी एशिया का जो देश था जो क्या पता है बहुत ही इंपीरियल पावर बना, मतलब शक्तिशाली शक्ति बना, अदर्स वेर ऑल यूरोपियन कंट्रीज। जबकि दूसरे कौन से थे शक्तिशाली जो थे, तो जितने भी थे यूरोपियन कंट्रीज थे। अब ग्रोथ ऑफ इंपेरियलिज्म कहते हैं, ग्रोथ ऑफ इंपेरियलिज्म। ग्रोथ ऑफ इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद की वृद्धि। साम्राज्यवाद का विकास या वृद्धि कर सकते हैं। कहता है एज इंडस्ट्री ग्रीव द इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस ऑफ यूरोप हैड टू फेस न्यू क्रूशियल चैलेंजेस। कहता है कि जैसे ही उद्योग का क्या हुआ, आपका नेशंस का क्या हुआ, ग्रीव हुआ, विकास हुआ, यूरोप हैड टू फेस टू क्रूशियल चैलेंज। यूरोप को भी दो मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। फर्स्ट वाज द नीड फॉर चीप रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड अदर वाज टू फाइंड मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स। कहता पहला जो चैलेंज जो था कि सस्ते दामों में आपको रॉ मटेरियल कच्चा आपको पदार्थ चाहिए था, और दूसरा क्या था, उस जो जब कच्चे पदार्थों से उसका बना लिया जाए सामान, तो उसको क्या करना चाहिए, एक नया मार्केट भी तो तलाश करना था जहां पर इसको बेचा जाए। Imperialism is the creation of an equal relationship between countries based on domination or subordination. Imperialism जो था, साम्राज्यवाद था, एक रचना था। किसका रचना था, एक असमान संबंध था बिटवीन कंट्री, देशों के बीच संबंध था, जो किस पर निर्भर था, वर्चस्व पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, वर्चस्व पर, डोमिनेंस पर, जो ज्यादा मजबूत रहेगा उस तरह का रूप हो। The Europeans concentrated all kinds of power in their hands and thus influenced by bomb। कहता है कि यूरोपियंस जो थे concentrated all kinds of power in their hand, अपने हाथों में पूरी शक्ति को क्या कर इकट्ठा किया, and thus influenced by bomb। अब तब क्या हुआ, साम्राज्यवाद का क्या हुआ, उदय हुआ, जन्म हुआ। The main purpose of colonization for the imperialist country to derive the maximum benefit for itself by exploiting the economy of its colony। कहता है कि सबसे पहले जो मेन जो पर्पस था, उद्देश्य था औपनिवेशीकरण का, इसका फायदा ये था कि साम्राज्यवाद के कि क्या करना था कि उस जो देश उस पर कॉलोनी जो बना रहा है वो देश को सबसे ज्यादा फायदा, और साथ ही साथ क्या हो, वो जो कॉलोनी जिस बना रहा है उसका क्या हो, हानि हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सिर्फ वो अपना फायदा देखना चाह रहा था। प्रेसिडेंसी एंड प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहता है कि प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्रांत। कहता है प्रोविनेंसेस और प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कलेक्टिवली दे वेर कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया इन वन फॉर्म और द अदर दे एक्जिस्टेड बिटवीन 1612 and 1947 which can be divided into 3 historical periods। कहता है कि प्रोविनेंसेस और ब्रिटिश ऑफ इंडिया वेयर एडमिनिस्ट्रेशन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या थे, ये जो थे वो डिवीजन के क्या थे, प्रशासनिक के ये सब क्या थे, प्रांत थे, जो सामूहिक रूप से क्या कहलाए, सामूहिक रूप से वो लोग ब्रिटिश इंडिया कहलाए। इन वन फॉर्म और द अदर एग्जिस्टेड बिटवीन, एक रूप से दूसरे रूप में कब से, 1612 से लेकर 1947 के बीच में उनका क्या हुआ, विस्तार हुआ। विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हिस्टोरिकल पीरियड्स, जिनका क्या हुआ, कितने भागों में बांटा गया, 3 ऐतिहासिक पीरियड्स में बांटा गया, अवधियों में बांटा गया। फर्स्ट द मुगल पीरियड वर्चुअली एंडेड विद द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब इन 1707। कहता है क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल पीरियड का जो आपका समाप्त हुआ वो किसके रूप में समाप्त हुआ, उसका अंतिम जो शासक हुआ क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, समाप्त हो गया। कहने का मतलब एंडेड विद द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब इन 1707। कहना मतलब कि वो पूर्ण रूप से वो समाप्त तो बहादुर शाह जफर के दौरान हुआ, लेकिन आपका औरंगजेब के दौरान वो पूर्ण रूप से क्या हुआ, उसका जो पावर जो था वो समाप्त हुआ। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिस माइटी एम्पायर, इस साम्राज्य के विशाल साम्राज्य के पतन होने के बाद सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम्स केम आउट एंड इंडिया वंस अगेन बिकम पॉलिटिकली अनस्टेबल। कहता है कि जब उसका विनाश हुआ, पतन हो गया औरंगजेब का, तो क्या हुआ, अनेक स्वतंत्र साम्राज्य क्या हुए, फिर से एकत्रित हुए एंड इंडिया वंस अगेन बिकम पॉलिटिकल अनस्टेबल, और भारत पुनः एक बार राजनीतिक रूप से क्या हुआ, छितर-बितर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया।
क्योंकि जब किसी भी देश का जो शक्तिशाली राजा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है कोई भी दूसरा देश स्ट्रॉन्ग देश क्या कर उस पर क्या करना चाहता है, शासन अधिपति स्थापित करना चाहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब जो मुगल काल का सबसे जो लास्ट जो सबसे आपको था स्ट्रॉन्ग आपको किंग के रूप में जाना जाता है तो औरंगजेब के रूप में जाना जाता है। जैसा ऐसे तो आपको बहादुर शाह जफर का नाम होता है, लेकिन हर कोई जानता है कि बहादुर शाह जफर एक सशक्त राजा के रूप में कभी भी निर्वासित नहीं, कभी भी आसीन नहीं हुआ। इसी कारण उसे क्या कर दिया गया, उसे निर्वासित भी कर दिया गया था बहादुर शाह जफर को 1857 में। It was at the time that the later Mughals, the Marathas and East India Company fought for supremacy in India. यह वही समय था जब इसके मुगल काल के बाद मराठा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों लड़े किसके लिए, अपने सुप्रीमेसी इन इंडिया, भारत में अपनी सर्वोच्चता के लिए कि कौन ज्यादा बलवान है, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन सर्वोच्च है, कौन ज्यादा शक्तिशाली, उसके लिए उन्होंने क्या किया, लड़ाई करने लगा। विद द कॉन्स्टेंट ऑफ मुगल एंड लोकल रूलर, विद द कॉन्स्टेंट ऑफ मुगल्स एंड लोकल रूलर ईस्ट इंडिया कंपनी सेट ऑफ फैक्ट्री इन सेवरल लोकेशंस। कहता है कि मुगल और जितने भी उनके जो सामान्य जो लोकल निवास स्थानीय जो शासक थे द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट ऑफ, वो क्या करने लगे, वहां पर फैक्ट्रीज करने लगे, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग स्थलों पे क्या करने लगे, फैक्ट्री को स्थापित करने लगे। कब, ड्यूरिंग 1612 टू 1757, 1612 से 1757 के बीच में। बाय द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच में 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स, द मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी, 3 जो है प्रेसिडेंसी का क्या हुआ, उदय हुआ। वे ईच एडमिनिस्ट्रेटिव बाय गवर्नमेंट, जिसका क्या हुआ, किसके द्वारा उसको प्रशासनिक उसको शासन चलाने लगा जाने लगा, किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट मतलब राज्यपाल के द्वारा। ड्यूरिंग द पीरियड 1757 टू 1858, इस दौरान 1757 से लेकर 1858 के बीच में द कंपनी रूल इंडिया ग्रेजुअली एक्वायरिंग सोसाइटी ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। कंपनी ने क्या किया कि धीरे धीरे भारत के जितने भी अलग अलग हिस्से थे उसको क्या करने लगा, अपने अधीन करने लगा, उस पर क्या किया, प्राप्त करने लगा। एंड नाउ कॉल्ड प्रेसिडेंसी, उसी क्या करने लगा, प्रेसिडेंसी करने लगा। The Mughal Empire collapsed completely after the Great Revolt against the company in 1857 under the last Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। मैंने अभी बताया था कि जो मुगल जो अम्पायर था सम्राट, वो पूरी तरफ से कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से अगर उसका नष्ट हो गया तो किसके शासन काल के दौरान, आपका मुगल जो लास्ट मुगल का जो आपका शासक जो था बहादुर शाह जफर, उसको 1857 ईस्वी में जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुआ उसके दौरान क्या हुआ, पूर्ण रूप से क्या हुआ, पतन हो गया। तो जाहिर सी बात है जब पतन हो जाएगा तो दूसरे जो भी जितने किंगडम हो वो अपने शासन क्या करेंगे, अधिपति स्थापित करेंगे। फॉलोइंग द इंडियन रिबेलियन 1857, कहता है भारतीय जो 1857 का जो विद्रोह है, द कंपनी रिमेनिंग पावर्स वे ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। जो कंपनी का जो जितने भी जो शेष जो बचा, ठीक है, जितना भी जो कंपनी का जो शेष बचा, आपका पावर जो बचा, वो किसके रूप में ट्रांसफर कर दिया गया, वो सीधे ब्रिटिश ताज के, ब्रिटिश क्राउन के रूप में उसको हस्तांतरित कर दिया गया। द कंपनी वाज डिवॉल्व्ड एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया व्हिच कंटिन्यूड टिल इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947। कहता है कि 1857 में जो लास्ट जो बहादुर शाह जफर की जो मुगल शासक अंतिम राजा था, उसके द्वारा उसका पूर्ण रूप से कलक्ष हो गया। लेकिन कुछ उस स्थिति में भी जो भारतीयों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेज कुछ कम हुए, कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। तब क्या किया कि अंग्रेजों ने क्या किया, अब जो शासन का जो बागडोर था भारत पर स्थापित करने का, वो सीधे वो कहाँ होने लगा, वो होने लगा आपका ब्रिटिश क्राउन से लगा, वहां पर होने लगा। ये कब तक चला, वो जब तक चला जब तक भारतीय को स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में प्राप्त नहीं हुआ। इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, अब भारत क्या था, कॉलोनियल रूल में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान।
पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब उसमें इंडियन अंडर, अब कॉलोनियल रूल में इंडियन क्या है, उसका क्या स्थिति था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास क्या था, देखते हैं। Since India was divided into several large and small kingdoms of provinces in 1757 for over next 190 years, the British established a direct rule over large parts of India and strong indirect rules over local kingdoms that were called the princely states. कहते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया was divided into several large and small kingdoms. तो 1757 में के भारत को क्या गया, छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे साम्राज्यों प्रांतों में उसको बांट दिया गया। फॉर ओवर नेक्स्ट 190, अगले 190 सालों में द ब्रिटिश डायरेक्ट रूल, उस अंग्रेज लोग क्या करने लगे कि भारत के बहुत सारे हिस्सों को क्या करें, अलग अलग साम्राज्यों में बांट दिया, साथ ही छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। और 190 अगले 190 साल तक ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ जगहों पे तो वो डायरेक्ट शासन अपना स्थापित किया था, इसका बागडोर लिया। और कुछ क्या करने, इनडायरेक्ट रूल, वो जो मतलब इनडायरेक्ट के रूप में किसके द्वारा, किसकी सहायता से, वहां के छोटे छोटे जो लोकल किंगडम्स होते थे, साम्राज्य के जो जमींदार होते थे, उसके द्वारा क्या करने लगा, उस पर शासन स्थापित करने लगा। एंड दैट वे कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स, और वे क्या कहने लगे, प्रिंसली स्टेट्स कहलाने लगे। मतलब अंग्रेज क्या करता था ना कि बड़ा बड़ा जो स्टेट्स होता था ना, उसको भारत के छोटे बड़े बड़े को जगहों को क्या करने लगा ना कि छोटे छोटे किंगडम में बांट दिया, साम्राज्य बांट दिया, साथ ही साथ छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दिया, मतलब छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। अब प्रांत वाले कुछ कुछ जगहों पे वो डायरेक्ट शासन करने लगा, कुछ कुछ जगहों पर क्या करने लगा, अपने जो चहेते होते थे, अपने जो यहाँ के जमींदार होते थे, उनको दे दिया जगह, उनके उसके माध्यम से वो क्या करता था, शासन करता था। ठीक है, और ये जो शासन करने की प्रक्रिया होती थी उसे प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। क्या कहलाता था, प्रिंसली स्टेट्स कहलाता था। British established a strong constitutional, administrative, legal and military structure through which they ruled. अब अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, कोई बहुत ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, प्रशासनिक, कानूनी और सैन्य क्या था, सैन्य ढांचा को क्या किया, जहां पर शासन करते थे उसको क्या किया, वो विकसित किया। अब चाहता था ना कि शासन तो कर रहे हैं, तो अगर ढील देंगे ये कमजोर पड़ जाए, इसलिए प्रशासनिक रूप से, कानूनी रूप से, सैन्य रूप से सब में वो क्या करने लगा, यहाँ पर क्या करने लगा, उसको कमजोर करने लगा, अपने आप को ब्रिटिश मजबूत करने लगा। क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये मजबूत हो गए हम लोग, तभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छे रूप से हम शासन कर सकते हैं, अलग अलग साम्राज्य के रूप में, इसको उपनिवेश के रूप में हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। The major political development that forced their institution to go topsy-turvy was the organized opposition of British by the Indians, speared by the local zamindar, peasants, squires, and the tribal. They became more organized under British educated people, were collectively called nationalists. कहता है ना, तो major political development that forced their institution to go was the organized opposition of British, speared by the local zamindar, peasants. अब वहां पर क्या करने लगा ना, वहां पर जो था बहुत मजबूत, वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या किया, राजनीति क्या किया, जो डेवलपमेंट जिससे किया वो क्या किया, फोर्स किया क्या, उसका की वाज द ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू द ब्रिटिश, किसके द्वारा, उसका विरोध करे, किसके द्वारा, इंडियन शेफर्ड्स, लोकल जमींदार के द्वारा, किसानों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, आदिवासी जनजातियों के द्वारा, जिससे वो मजबूत किया। उससे वो क्या करने लगा, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया तो क्या किया कि अपने मजबूत सैन्य व्यवस्था को, राजनीतिक विकास को, साथ ही साथ कानूनी को, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में मजबूत किया। तो ये बढ़ते हुए मजबूत पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण उसने क्या किया, यहाँ के जो स्थानीय जो लोकल जमींदार भी होते थे ना, किसान लोग होते थे ना, सिपाही लोग होते थे, आदिवासी जनजाति, वो लोग क्या करने लगे, अब अंग्रेजों के खिलाफ ऑर्गेनाइज हो गए, मतलब व्यवस्थित रूप से क्या करने लगे, उसको खिलाफ विद्रोह करने लगे। और दे वेर कॉल्ड कलेक्टिवली नेशनलिस्ट कहलाने लगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक विकास। कहता है कि लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। जो लैंड रेवेन्यू जो था, जो भूमि जो कर होता था ना, जो भूमि कर होता था, वह द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सबसे महत्वपूर्ण था, किसका, सरकार का इनकम का, आय का। क्या करता था यहाँ का सरकार ने, वो क्या करता था ना, यहाँ पे छोटे छोटे किसानों पर क्या करता था, भूमि कर लगाता था। तो वो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था यहाँ का इकोनॉमी को मजबूत करने में, आर्थिक मजबूत करने में।
जनरली दिस रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट अ वेरी हाई रेट बाय द ब्रिटिश। साधारणतः क्या करता था, ये जो रेवेन्यू जो था वाज फिक्स्ड, वो फिक्स हुआ करता था। क्या बहुत ब्रिटिश के द्वारा उसको फिक्स किया जाता था एक ऊंचे दर के रूप में यहाँ पर, कि आपको 10% या 15% आपका जो फसल हो चाहे ना हो आपको देना है लगान के रूप में, कर के रूप में, चुंगी के रूप में। Initially spices, muslin, calico, jute, etc. were taken from the India। शुरुआत में तो मसाला, मुस्लिन, कैलिको, जूट ये सब जो था वो यहाँ से क्या कहता है, वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया सोल्ड इन ब्रिटेन। शुरुआत में यहाँ से क्या होता था, भारतीयों को मसाला को, जूट के सबको यहाँ से ब्रिटेन में जाकर बेचा जाता था। बट colonization forced the farmer to cultivate even opium for the benefit of England, which was exported to China in the lieu of tea। अब क्या होने लगा, अब जब हम यहाँ पर कोलोनाइजेशन हुआ, जब भारत उपनिवेश बन गया, तो उन मुताबिक भारत जब उपनिवेश बन गया, भारत उसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया, तो अब वो क्या करने लगा ना, अब वो अपने मन मुताबिक ये चीजों को, भारतीय मसालों को, चाय को, ये सब आपका जूट को, ये सब बेचने नहीं पर अब उसको क्या करने लगा ना, अंग्रेज अपने मर्जी से वो दूसरे भारत के सामानों को वहीं दूसरे देशों जैसे चाइना में ये सब में क्या करने लगा, आपको भेजने लगा। The raw material taken from the India was finished in British factories in Scotland and Manchester and brought back to the Indian market for the purpose of selling them at a high rate। आगे कहता है आपकी रॉ मटेरियल, जो कच्चा जो पदार्थ होता था वो इंडिया से ले जाता था, वाज फिनिश्ड इन ब्रिटिश फैक्ट्री, और वो ब्रिटिश जो फैक्ट्री में होता था उसको क्या कहता था, उसको समाप्त किया था, मतलब उसको बनाया जाता था, और तब वहां से स्कॉटलैंड या मैनचेस्टर बैक आउट इंडियन मार्केट। और कहाँ भेजा जाता था, देखिए यहाँ पर कच्चा पदार्थ को भारत से वो लेता था, और साथ ही साथ क्या करता था, ब्रिटिश जो फैक्ट्री जो होते थे स्कॉटलैंड में, मैनचेस्टर में, जो इंग्लैंड में है जानते हैं, मैनचेस्टर में, वो क्या करता था, पुनः भारत के कच्चे पदार्थों से बनाए वो चीजों को यहाँ पर फिर भारतीय मार्केट में लाकर उसे क्या करता था, उसे ऊंचे दामों में बेचकर क्या करता था, अपनी इकोनॉमी को क्या करता था, मजबूत करता था। अर्थात यही कॉलोनाइजेशन का अगर मुख्य रूप से हुआ, इसका मतलब है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी छोटे राष्ट्र पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टिकोण से अपना अधिपति कर अपना फायदा पहुंचाना कहलाता, वो कॉलोनाइजेशन हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत क्या बना, भारत एक कॉलोनाइजेशन बस्ती बना, किसका, अंग्रेज का, क्योंकि अंग्रेजों ने उसके रूप में पॉलिटिकल के रूप में अपने आप को मजबूत किया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के रूप में मजबूत किया। इस तरह से हर चीज को भारत को क्या करना है, एक बस्ती के रूप में बनाया, और भारत का क्या हुआ, एक्सप्लानेशन होने लगा, शोषण होने लगा। Apart from the traditional cottage industry, live weaving, brasswork, iron smelting, poetry, etc., faced a massive setback due to the finished goods production by England। अब क्या होने लगा, जब भारतीय कच्चे पदार्थों को जो अंग्रेज लोग ने अपने ब्रिटिश में, स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर में जो बनाने लगा, यहाँ पर ऊंचे दामों पर मार्केट में बेचने लगा। अब भारतीय जो पारंपरिक होते थे चीजों, जैसे बुनकर होता था, कढ़ाई होता था, मिट्टी के बर्तन होते थे, वो क्या होने लगा, उनको फोर्स होने लगा, उनको मतलब फोर्स ए मैसिव सेटबैक, मतलब बहुत विशाल उसको क्या धक्का होने लगा ड्यू टू फिनिश गुड, क्योंकि वहां पर क्या होने लगा, सामानों को यहाँ पर उचित दाम नहीं मिलने लगा। क्यों, क्योंकि वहां से जो कच्चे पदार्थों की तुलना में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा वहां के जो मजबूत, जो अच्छे खूबसूरत चीजों को डिजाइन करके भेजा जाता था, और यहाँ पर मार्केट में उसके ऊंचे दाम में मिलता था। तो इस तरह से क्या हुआ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी क्या हुआ, वो इंग्लैंड जो था भारत का, इंग्लैंड